नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेयर ऑफ कैस्टरविज में। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 से पहले कि आपने सारी वीडियो आई होप देख ली होंगी, और नहीं देखी हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू स्कोर यार्ड brought them to the spot where the town band was now shaking the window panes with the strains of the roast beef of old England। तो एक कुछ गज की दूरी पर वो दोनों माँ बेटी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक शहर का बहुत ही फेमस बैंड है, द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड नाम का, जो अपनी ध्वनि से खिड़कियों के जो पर्दे होते हैं उनको कप कपा रहा है, उनको बहुत जोर से शेक कर रहा है, हिला रहा है, बहुत तेज धुन हो रही है बैंड से। द बिल्डिंग बिफोर whose doors they had pitched their music stands was the chief hotel in Casterbridge, namely द किंग्स आर्म्स। और जिस बिल्डिंग के आगे वो अपना बैंड बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, वो कैस्टरब्रिज का सबसे मुख्य होटल है जिसका नाम है द किंग्स आर्म्स। A spacious bow window projected into the street over the main portico, and from the open sashes came the babble of voices, the jingle of glasses, and the drawing of corks। उस होटल की एक खिड़की खुली हुई है स्ट्रीट की साइड में, स्ट्रीट के मेन पोर्शन की साइड में। और उस खुली खिड़की में से अंदर से बातचीत करने की आवाज़ आ रही है, गिलास खनखाने की आवाज़ आ रही है, और साथ ही साथ आवाज़ आ रही है बोतलों के कॉर्क्स खुलने की। The blinds, moreover, being left unclosed, the whole interior of this room could be surveyed from the top of a flight of stone steps to the road wagon office opposite, for which reason a knot of idlers had gathered there। तो उस रूम के जो पर्दे हैं वो खुले हुए हैं, इस वजह से उस रूम का सारा इंटीरियर ध्यान से देखा जा सकता है बाहर खड़े होकर। वैगन ऑफिस के पास में सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर देखा जा सकता है, और इसी वजह से वहाँ पे कुछ आलसी लोग, वो जो नाकारा लोग हैं, वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं यही देखने के लिए कि अंदर रूम में क्या हो क्या रहा है। We might perhaps after all make a few inquiries about our relation Mr. Henchard, whispered Mrs. Newson, who since her entry into Casterbridge had seemed strangely weak and agitated। हमें हैंचर्ड के बारे में थोड़ी बहुत इंक्वायरी करनी चाहिए, हमारे रिश्तेदार मिस्टर हैंचर्ड के बारे में, मिसेस न्यूसन ने बहुत धीरे से कहा, जो कि जब से कैस्टरविज में आई हैं तब से थोड़ी सी अजीब तरीके से कमज़ोर और उत्तेजित दिखाई दे रही हैं। एंड दिस आई थिंक वुड बी ए गुड प्लेस फॉर ट्राइंग इट। और मेरे ख्याल से ये जांच पड़ताल करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। जस्ट टू आस्क यू नो हाउ ही स्टैंड्स इन द टाउन इफ ही इज हेयर। बस इतना पूछना है कि तुम देखो कि उसकी टाउन के अंदर क्या पोजीशन है। एंड आई थिंक ही मस्ट बी, और मुझे लगता है कि उसकी एक अच्छी पोजीशन होगी भी। यू एलिजाबेथ जेन हैड बेटर बी द वन टू डू इट। तुम एलिजाबेथ जेन ऐसा करो। आई एम टू worn आउट टू डू एनीथिंग, पुल डाउन योर फॉल फर्स्ट। मैं तो कुछ भी करने के लिए काफ़ी थक चुकी हूँ, चलो पहले अपना सामान नीचे उतार लो। शी sat डाउन अपॉन द लोएस्ट स्टेप। वो सबसे निचली सीढ़ी पर बैठ गई, सूजन। एंड एलिजाबेथ जेन ओबेड हर डायरेक्शंस एंड स्टूड अमंग द आइडल्स। और एलिजाबेथ जेन उन आलसी लोगों के पास जा करके खड़ी हो गई, जैसा कि उसकी माँ ने उसको निर्देश दिया था। व्हाट्स गोइंग ऑन टुनाइट, आज रात क्या हो रहा है? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। आफ्टर सिंगलिंग आउट एन ओल्ड मैन एंड स्टैंडिंग बाय हिम लॉन्ग इनफ टू एक्वायर ए नेबरली राइट ऑफ कन्वर्स। एक अकेले बूढ़े आदमी के पास खड़े होकर, इतनी देर के लिए खड़े होकर, ताकि वो उससे पड़ोसी जैसा संबंध बना सके और वार्तालाप शुरू कर सके। इस तरह के माहौल बनाने के बाद जेन ने पूछा है कि आखिर आज की रात हो क्या रहा है। वेल यू मस्ट बी ए स्ट्रेंजर श्योर, सेड द ओल्ड मैन। खैर लगता है तुम एक अजनबी हो, उस बूढ़े आदमी ने कहा, विदाउट टेकिंग हिज आईज फ्रॉम द विंडो, अपनी आंखें विंडो पर से हटाए बिना। वाई इट इज़ ए ग्रेट पब्लिक डिनर ऑफ द जेंटल पीपल एंड सच लाइक रीडिंग बुक। क्यों, ये एक बड़ा ही महान डिनर है बहुत ही सभ्य लोगों का, और
रीडिंग वोक का मतलब होता है सभी लोगों को लीड करने वाले लोग, जैसे नेता वगैरह, और साथ ही साथ इन नेता टाइप के लोगों का भी। विद द मेयर इन द चेयर, किसके साथ में है ये? वो जो चेयर में, मुख्य चेयर में बैठे हैं मेयर, उनके साथ में है। एज वी प्लेनर फेलोज बेंट इनवाइटेड, हम जैसे सादा लोग, गरीब लोग इनवाइट नहीं किए गए हैं। दे लीव द विंडो शटर ओपन दैट वी मे गेट जस्ट अ सेंस आउट ऑफ एयर, इसीलिए उन्होंने खिड़की के पर्दे जो हैं वो खुले रखे हैं, ताकि हम जैसे लोग भी बाहर से ये देख सके कि अंदर क्या चल क्या रहा है। इफ़ यू माउंट द स्टेप्स यू कैन सी देम, अगर तुम सीढ़ियों पे चढ़ोगी तो तुम भी उन्हें देख पाओगी। दैट्स मिस्टर हैंचर्ड द मेयर एट द एंड ऑफ द टेबल, वो मिस्टर हैंचर्ड हैं जो टेबल के एंड पे बैठे हुए हैं। और फेसिंग ये, अब इस साइड में जिनका चेहरा है। एंड दैट्स द काउंसिलमैन राइट एंड लेफ्ट, और जो अगल बगल में बैठे हुए हैं वो हैं काउंसिलमैन, वो परिषद के सदस्य हैं। लॉट्स ऑफ देम व्हेन दे बिगन लाइफ वर नो मोर देन आई बी नाउ, उनमें से बहुत से लोग तो उतने भी बड़े नहीं थे जितना बड़ा मैं तब था जब मैंने जीवन जीना शुरू किया था। यानी कि उसके युवावस्था के दिनों जितने युवा भी नहीं थे उनमें से बहुत से लोग तो। Henchard, said Elizabeth Jane, surprised but by no means suspecting the whole force of the revelation. She ascended to the top of the steps. हैंचर्ड, एलिजाबेथ जेन ने कहा आश्चर्यचकित होकर, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी हाव भाव प्रदर्शित नहीं किया जिससे किसी को उसके ऊपर संदेह हो जाए, और वो सीढ़ियों के सबसे ऊपरी भाग में चढ़ गई। हर मदर, दो हर हेड वॉज बोर्ड, had already caught from the in-window tones that strangely riveted her attention. उसकी माँ, हालांकि उनका सिर झुका हुआ था, उन्होंने होटल से आने वाली आवाज़ों को पहले ही सुन लिया था, होटल की खिड़की से जो आवाज़ें आ रही थी। बिफोर द ओल्ड मैन्स वर्ड्स, ओल्ड मैन के शब्दों से पहले ही। और कौन से शब्द थे ओल्ड मैन के? मिस्टर हैंचर्ड द मेयर रीच्ड हर ईयर्स, ये शब्द उसकी कानों में मिस्टर हैंचर्ड द मेयर काफ़ी पहले ही पहुंच गए थे। She arose and stepped up to her daughter's side as soon as she could do so without showing exceptional eagerness. वो खड़ी हुई और बिना किसी विशेष उत्सुकता के, जब भी वो ये सब कर सकती थी, यानी कि खड़े होने की उसके अंदर हिम्मत आ गई थी, वो अपनी बेटी के पास चली गई। द इंटीरियर ऑफ द होटल डाइनिंग रूम वॉज स्प्रेड आउट बिफोर हर, with its tables and glass and plates and inmates. होटल के डाइनिंग रूम का अंदर का हिस्सा उसके सामने ही था, जिसमें टेबल, ग्लास, प्लेट और खाने पीने के सामान थे। फेसिंग द विंडो इन द चेयर ऑफ डिग्निटी सैट ए मैन अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज, खिड़की के सामने उस प्रभावशाली, उस डिग्निटी से भरी हुई सम्मानजनक या गरिमामयी कुर्सी पर लगभग 40 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। ऑफ हैवी फ्रेम, लार्ज फीचर्स एंड कमांडिंग वॉइस, हिज जनरल बिल्ड बीइंग रादर कोर्स देन कम्पैक्ट, जिसका शरीर बड़ा भारी था, चेहरा बहुत हैवी था और बहुत ही प्रभावशाली आवाज़ थी, और उसका सामान्य शरीर जो था वो काफ़ी सुगठित भी था। अच्छा हट्टा कट्टा आदमी था। ही हैड a rich complexion which verged on swarthiness, a flashing black eye, and dark bushy brows and hair. उसका रंग गहरा था और एक सांवलापन था उसके कलर में, और एक चमकती हुई काली आंख थी उसकी, और उसकी जो भौहें हैं और बाल हैं वो काफ़ी काले और घने हैं। When he indulged in an occasion loud laugh at some remark among the guests, जब वो उन मेहमानों की किसी बातचीत में बड़ा खोया हुआ था और एकदम जोर से हंसा, his large mouth parted so far back, उसका चेहरा पीछे की तरफ इतना जोर से खुला as to show the rays of the chandelier, a full score or more of the 32 sound white teeth that he obviously still could boast of. तो वो जो झूमर था, झूमर से आने वाली रोशनी की किरणें हैं, शैंडिलियर का मतलब होता है झूमर, तो झूमर से आने वाली रोशनी की किरणें उसके मुंह के अंदर इतनी तेजी से गई कि उसके 32 के 32 दांतों को उन किरणों ने बहुत ज़्यादा चमका दिया। वो दांत जिनके ऊपर वो बड़ा गर्व करता था,
जो माइकल हेंचार्ड है वो। The laugh was not encouraging to strangers, and hence it may have been well that it was rarely heard. तो वो हंसी जो है वो अजनबी लोगों को प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए वो बहुत ही कम, बहुत ही कभी कभार ही सुनी जाती है। Many theories might have been built upon it. इस बात के ऊपर बहुत सारी theories भी बना रखी है लोगों ने। It fell in well with conjectures of a temperament which would have no pity for weakness, but would be ready to yield ungrudging admiration to greatness and strength. उसके जो स्वभाव है, लोग उसको इस तरीके से समझते थे, हैंचर्ड के स्वभाव को, कि ये व्यक्ति ऐसा है जो कमजोरी के लिए कोई दया नहीं करेगा, लेकिन महानता और ताकत के लिए हमेशा प्रशंसा करने के लिए तैयार रहता है। अनग्रजिंग एडमायरेशन का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से की गई प्रशंसा। इट्स प्रोड्यूसर्स पर्सनल गुडनेस, if he had any, would be of a very fitful cast, an occasional almost oppressive generosity rather than a mild and constant kindness। ये जो हेंचर्ड है, इसके अंदर वैसे तो व्यक्तिगत अच्छाई है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई और अधिक कोई प्रोड्यूसर जैसी अच्छाई है, एक व्यक्ति जो सब कुछ प्रोड्यूस करता है, सबका ध्यान रखता है, एक महान अच्छाई यदि उसके अंदर है, तो ये बहुत ही अनियमित रूप से होगी, क्योंकि इसमें निरंतर दयालुता के बजाय बहुत ज़्यादा कांस्टेंट जो काइंडनेस है उसके बजाय ऑप्रेसिव जेनरोसिटी है, यानी कि दमन करने वाली उदारता है। कांस्टेंट काइंडनेस के बजाय उसके अंदर क्या है, ऑप्रेसिव जेनरोसिटी, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति है दयालुता के बजाय। Susan Hencher's husband in law at least sat before them, matured in shape, stiffened in line, exaggerated in traits, disciplined in thought, marked in a word order। सूजन हेंचर्ड का पति उसके सामने बैठा हुआ था, जो कि आकार में काफ़ी मैच्योर था, परिपक्व था, व्यवहार में काफ़ी कठोर था, और अपने गुणों के अंदर वो काफ़ी एग्जेजरेटेड था, यानी कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने को कहते हैं एग्जेजरेटेड, एक शब्द में कहें तो अतिरंजित होता है। अनुशासित था और विचारशील था, और एक शब्द में अगर इसको पूरे को कहें तो वो बूढ़ा था, वृद्ध था, ओल्डर। Elizabeth, encumbered with no recollection, as her mother was, regarded him with nothing more than the keen curiosity and interest which the discovery of such unexpected social standing in the long sought relative naturally begot। एलिजाबेथ जेन, जो कि अपनी माँ की तरह किसी भी पुरानी याद से बंधी हुई नहीं थी, उसकी माँ तो उस याद से बंधी हुई थी ना, जो उन्होंने वेड एंड प्रयास के मेले में देखी थी कि माँ बेटी को बेच दिया था, वो चीज़ थी सूजन के मन में तो। लेकिन जेन को थोड़ी पता है इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए वो जेन जो अपनी माँ की तरह किसी याद से बंधी हुई नहीं थी, वो काफ़ी उत्सुक थी और काफ़ी रुचि थी उसके अंदर कि भाई जिस रिश्तेदार को वो इतने लंबे समय से खोज रहे हैं, वो रिश्तेदार यहाँ पर कितनी शानदार, कितनी अनइमेजिनेबल, अप्रत्याशित सामाजिक स्थिति में है, यानी कितना महान व्यक्ति है इस जगह पर वो रिश्तेदार जिसको हम ढूंढते हुए आ रहे हैं। He was dressed in an old-fashioned evening suit, an expanse of frilled shirt showing on his broad breast। उसने एक पुराने ज़माने का शाम को पहने जाने वाला सूट पहना हुआ था, और साथ ही साथ पहना हुआ था एक झालरदार शर्ट जो कि उसकी चौड़ी छाती पर दिख रही थी। साथ ही साथ ज्वेल्ड स्टड्स यानी कि रत्न से जड़ा हुआ एक स्टड। स्टड होता है जब हम कोई आपने देखा होगा 2 पीस या 3 पीस सूट पहनते हैं, तो चेस्ट पर बाईं ओर ऊपर जो पॉकेट होती है वहाँ पे एक ब्रोच टाइप का लगाते हैं, उसी को बोलते हैं ज्वेल्ड स्टड्स। एंड ए हैवी गोल्ड चेन, और एक भारी गोल्ड चेन पहनी हुई है। 3 ग्लासेस स्टूड एट हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड के पास 3 ग्लास रखे हुए हैं। बट टू हिज वाइफ सरप्राइज, लेकिन सूजन के आश्चर्य की बात थी सूजन के लिए कि द टू फॉर वाइन वर एम्प्टी, कि उनमें से 2 जो वाइन के लिए रखे हुए थे वो खाली थे। वाइल द थर्ड अ टम्बलर, जबकि एक तीसरा गिलास, और टम्बलर एक मग जैसा, वॉज हाफ फुल ऑफ वाटर,
पानी से आधा भरा हुआ था। When last she had seen him, he was sitting in corduroy jacket, fustian waistcoat and breeches, and tanned leather leggings, with a basin of hot vermity before him. जब आखिरी बार सूजन ने उसको देखा था, अपने पति को देखा था, तो उसने कॉर्डरी जैकेट पहनी हुई थी, फस्टियन वेस्ट कोट, आखिरी बार से मतलब 18 साल पहले जब देखा था, एक फस्टियन वेस्ट कोट पहना हुआ था, ब्रीचेस पहने हुए थे, और टेंड लेदर लेगिंग्स पहनी हुई थी, और उसके सामने एक फर्मिटी का कटोरा रखा हुआ था। टाइम द मैजिशियन, लेकिन समय क्या जादूगर है। देखिए, समय को जादूगर की संज्ञा दी गई है यहाँ पर चैप्टर 5 में। आप इस बात को याद रखें, फैक्ट को, कि टाइम को किस चीज़ की संज्ञा दी गई है मेयर ऑफ कास्टरविज में। तो टाइम द मैजिशियन हैड रॉट मच हेयर, समय जो कि एक जादूगर है, उसने कितना कुछ बदल दिया है, किस किस को कहाँ कहाँ ले आया है। वॉचिंग हिम एंड दस थिंकिंग ऑफ पास्ट डेज, she became so moved that she shrank back against the jamb of the wagon office doorway, to which the steps gave access, the shadow from it conveniently hiding her features. उसे देखते हुए और इन पिछले दिनों के बारे में सोचते हुए सूजन इतनी भावुक हो गई कि वो जहाँ बैठे हुए थे ना वैगन ऑफिस के दरवाजे के पास, तो वहाँ पे उसने अपना मुंह छुपा दिया, जहाँ पे सीढ़ियाँ पहुँचती हैं, यानी कि सबसे ऊंची सीढ़ी पे बैठी हुई है, वहाँ पे उसने अपना मुंह छुपा दिया अपने आप से ही, और छाया जो है वो उसके मुंह को ढक भी रही है। शी फॉरगॉट हर डॉटर टिल अ टच फ्रॉम एलिजाबेथ जेन अराउज्ड हर, वो सब कुछ भूल गई थी, अपनी बेटी तक को भूल गई थी, जब तक कि एलिजाबेथ जेन ने उसे नहीं जगाया। हैव यू सीन हिम मदर, विस्पर द गर्ल, क्या आपने उसे देखा मम्मी, लड़की ने बुदबुदाते हुए कहा, धीरे से कहा। यस यस आंसर्ड हर कंपेनियन हेस्टिली, हाँ हाँ, अपने साथी को काफ़ी जल्दी में जवाब दिया सूजन ने। आई हैव सीन हिम एंड इट इज़ इनफ फॉर मी, नाउ आई वॉन्ट टू गो पास अवे डाई, मैंने उसे देख लिया है और यही मेरे लिए पर्याप्त है, अब तो बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, गुजर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। वाई ओ वट, शी ड्रू क्लोजर एंड विस्पर्ड इन हर मदर्स ईयर, क्यों, क्या है। वो नज़दीक आई अपनी माँ के पास और धीरे से बोली, डज ही सीम टू यू नॉट लाइकली टू befriend us, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो हमें अपना दोस्त नहीं बनाएगा या नहीं मानेगा। आई थॉट ही लुक्ड ए जेनरस मैन, मुझे तो लगता है कि वो एक उदार व्यक्ति है, जेनरस आदमी है। वॉट ए जेंटलमैन ही इज इजंट ही, वो कितना जेंटलमैन है ना। एंड हाउ हिज डायमंड स्टड्स शाइन, और उसका डायमंड स्टड्स कितने शानदार तरीके से चमक रहे हैं। हाउ स्ट्रेंज दैट यू शुड हैव सेड ही माइट बी इन द स्टॉक्स और इन द वर्क हाउस और डेड, इतनी अजीब बात है कि आपने कहा था कि हो सकता है वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो, यानी कि जेल में हो, या फिर अपने काम पे हो, या फिर मर चुका हो। डिड एवर एनीथिंग गो मोर बाय कॉन्ट्रेरीज, क्या कुछ इस इतना भी विरोधाभासी हो सकता है। यानी कि आपने सब कुछ उसके बारे में नकारात्मक कहा, और देखो कि कितना सकारात्मक, सबसे उच्च किस्म का सकारात्मकता निकली है, कि आपने तो सब कुछ ऐसा कहा कि जेल में होगा, अपराधी होगा, मर चुका होगा, लेकिन वो तो जिंदा भी है, और मेयर और इस पूरे कस्बे का। वाई डू यू फील सो अफ्रेड ऑफ हिम, आप उससे इतना डरा हुआ क्यों महसूस कर रही हो। आई एम नॉट एट ऑल, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। आई विल कॉल अपॉन हिम, मैं उसे बुलाऊंगी। ही कैन बट से ही डोंट ओन सच रिमोट किन, वो अब आना ना आना उसके हाथ में है, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कह सकता है कि उसका कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, यही तो कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा क्या ही कहेगा। आई डोंट नो एट ऑल, आई कैन टेल वॉट टू सेट अबाउट, आई फील सो डाउन, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं ये बता सकती हूँ कि क्या करना है, मैं काफ़ी उदास या कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। डोंट बी दैट मदर, नाउ वी हैव गॉट हेयर एंड ऑल, रेस्ट देयर वेयर यू बी ए लिटिल वाइल, आई विल लुक ऑन एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, ऐसा मत करो मम्मी, अब हम यहाँ आ गए हैं और सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने कंट्रोल में है, आप जहाँ हो वहीं पे थोड़ी देर आराम करो,
और मैं देखती हूँ उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके आती हूँ। I don't think I can ever meet Mr. Henchard. He is now not how I thought he would be. He overpowers me. I don't wish to see him anymore. मुझे नहीं लगता कि मैं मिस्टर हैंचर्ड से कभी मिल सकती हूँ। वो अब वैसा नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। वो मुझ पर हावी हो जाता है। ओवर पावर्स में मतलब हावी हो रहा है इस समय, एक अच्छे पद पे है ना, होता जेल वेल में तो ये हावी हो जाती है उसके ऊपर। अब मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मेरी उसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। बट वेट अ लिटिल टाइम एंड कंसिडर, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो, सोच विचार तो करो। एलिजाबेथ जेन नेवर बीन सो मच इंटरेस्टेड इन एनीथिंग इन हर लाइफ एज इन देयर प्रेजेंट पोजीशन। एलिजाबेथ जेन जीवन में कभी भी इतनी रुचिपूर्ण नहीं थी अब जितने की वो आज के दिन है। Partly from the natural elation she felt at discovering herself akin to a coach, and she gazed again at the scene। और आंशिक रूप से, पार्टली आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक कोच के संबंधी पाकर, कोच का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सम्माननीय है, अकिन, और अकिन का मतलब है रिश्तेदारी में जुड़ा हुआ, वंश से जुड़ा हुआ। और ये पाकर कि वो एक सम्माननीय व्यक्ति से रिश्तेदारी में जुड़े हुए हैं, ये सब पाकर के वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और फिर वो दोबारा से उस अंदर रूम के अंदर चल रहे सीन को देखने लग गई। The younger guests were talking and eating with animation. Their elders were searching for tidbits and sniffing and grunting over their plates like sows nuzzling for acorns. Free drink seemed to be sacred to the company, port, sherry, and rum, outside which old established trinity few or no palates ranged। तो उनके जो मेहमान हैं वो बड़े जोश में बातचीत कर रहे हैं और खा रहे हैं वहाँ पे। बड़े जो मेहमान हैं उनके, वो खाने पीने की चीज़ों की तलाश कर रहे हैं और अपनी प्लेटों को सूंघ रहे हैं, ऐसे गुर्रा रहे हैं जैसे सुअरों की तरह। जैसे सुअर सूंघते हैं ना अपने खाने की चीज़ों को, उस तरह से गुर्रा रहे हैं वो। और ये जो लोग हैं, समूह है यहाँ पर, इन लोगों के लिए तीन पीने की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पवित्र लग रही हैं। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? पोर्ट, शेरी और रम। जिसके बाहर एक पुरानी स्थापित की हुई ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब है त्रिमूर्ति है, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी प्लेट्स यहाँ पर नहीं व्यवस्थित हैं, बस एक बाहर ट्रिनिटी स्टैब्लिश्ड है उसके बाहर। A row of ancient drummers with ground figures on their sides, and each trimmed with a spoon, was now placed down the table, and these were promptly filled with grog at such high temperatures as to raise serious consideration for the articles exposed to its vapors। मेज के ऊपर जमीन की आकृतियां बनी हुई हैं, साइड्स के ग्राउंड फिगर्स बने हुए हैं। यानी कि जो मेज है वो ऊपर से, उसके ऊपर पत्थर की स्लैब रखी हुई है, प्रॉपर पूरी लकड़ी की नहीं है वो, नीचे से लकड़ी की बनी हुई है। और ऊपर उसके एक, जैसे अपने यहाँ पे आपने देखी होगी कि संगमरमर का पत्थर रखा हुआ होता है कुछ मेजों के ऊपर, उसी तरह की ये मेज है प्राचीन समय की। और यहाँ पर प्लेट्स की पंक्ति रखी हुई है। रमस, एंशियंट रमस मतलब पुराने ज़माने की प्लेट्स होती हैं, वो एक लाइन से रखी हुई हैं, जिनके अंदर ये सब में एक एक चम्मच भी रखी हुई है, पिम्ड विद स्पून, यानी चम्मच से सुसज्जित। और वो टेबल पर रखी हुई हैं सभी की सभी। और ये सभी ग्रोग से भरी हुई हैं। ग्रोग जो कि एक उच्च तापमान वाली चीज़ है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़बरदस्त वेपर बाहर आ रही है, यानी कि भाप निकल रही है, गरम गरम चीज़ आई है कुछ। But Elizabeth Jane noticed that, though his filling went on with great promptness up and down the table, nobody filled the mayor's glass। लेकिन जेन ने इस बात को नोटिस किया कि यूं तो टेबल के ऊपर नीचे सब जगह गिलास भरे जा रहे हैं शराब के, लेकिन किसी ने भी मेयर का गिलास नहीं भरा। Who still drank large quantities of water from the tumbler behind the clump of crystal vessels intended for wine and spirits। जो कि अभी भी बड़ी मात्रा में पानी पी रहा है टम्बलर में लेकर। और कहाँ से, टम्बलर में कहाँ से भर रहा है? उसके पीछे क्लम्प ऑफ क्रिस्टल वेसल्स, उसके पीछे एक
क्रिस्टल के आकार का क्या रखा हुआ है, एक वेसल रखा हुआ है, एक पॉट रखा हुआ है जिसमें से वो पानी दे देकर पिया जा रहा है, जिसके अंदर क्या भरी जाती है, वाइन और स्पिरिट, यानी कि क्रिस्टल वेसल जिसके अंदर वाइन और स्पिरिट भरी जानी चाहिए थी, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और हैंचर्ड उसी में से अपने टम्बलर में पानी दे के पी रहा है। They don't fill Mr. Henchard's wine glasses, she ventured to say to her elbow acquaintance, the old man. वो मिस्टर हेंचर्ड का वाइन ग्लास नहीं भर रहे, उसने पूछताछ के अंदाज में कोहनी के अपने बगल के जो परिचित है वो बूढ़ा आदमी उससे कहा, आह नो, डोंट यू नो हिम टू बी द सेलिब्रेटेड एब्स्टेनिंग वर्दी ऑफ दैट नेम। अरे क्या तुम नहीं जानते कि वो अपने नाम का बड़ा सम्मान करता है और इसलिए वो कोई शराबी नहीं है उस नाम को बनाए रखने के लिए। ही स्कॉन्स एट टेम्पटिंग रिक्वेस्ट, वो जो जिक्र है शराब है उसको टेम्पटिंग लगती है जो लोगों को, यानी कि काफ़ी ललायत करने वाली लगती है, वो उस शराब से घृणा करता है। नेवर टचेज एनीथिंग, ना ही उस शराब को छूता है। ओ यस, ही हैव स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज दैट वे, इस तरह की क्वालिटीज़ तो ज़बरदस्त हैं इसके अंदर। आई हैव हर्ड टेल दैट ही स्वेयर ए गॉस्पेल ओथ इन बायगोन टाइम्स एंड हैज़ बोर्ड बाय इट एवर सिंस। मैंने सुना है कि उसने पुराने समय में एक शपथ ली थी और तब से वो उसी शपथ पे चलता आ रहा है। सो दे डोंट प्रेस हिम, इसलिए वो उस पर दबाव नहीं डालते। नोइंग इट वुड बी अनबिकमिंग इन द फेस ऑफ फैक्ट, ये जानते हुए कि ऐसा करना अनुचित होगा। फॉर यर गॉस्पेल ओथ इज़ ए सीरियस थिंग, क्योंकि जो गॉस्पेल ओथ होती है वो एक सीरियस चीज़ है। गॉस्पेल ओथ चर्च के अंदर ली जाने वाली शपथ वो एक सीरियस चीज़ है, ईश्वर के समक्ष ली जाने वाली या चर्च के अंदर ली जाने वाली शपथ शपथ। Another elderly man, hearing this disclosure, now joined in by inquiring how much longer have he got to suffer from it, Solomon Longways। तो एक और बूढ़ा आ गया है जिसका नाम है सोलोमन लॉन्गवेज, और अपनी बातचीत को वो भी उसको भी रुचि आ रही है इन दोनों की बातचीत में, तो आके वो इनके साथ ज्वाइन करने लग गया और उसने पूछा कि आखिर और कितने टाइम तक वो इस चीज़ से परेशान होगा, सफ़र करेगा शराब ना पीने से। अनदर 2 ईयर दे से, वो लोग तो कहते हैं कि और 2 साल की बात है। आई डोंट नो द वाई एंड द वेयर फॉर ऑफ हिज फिक्सिंग सच अ टाइम, फॉर आई नेवर हैज टोल्ड एनीबडी। तो मुझे तो ये नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, किस लिए तय किया है, और उसने किसी को बताया भी नहीं है। बट इट इज़ एग्जैक्टली 2 कैलेंडर ईयर्स लॉन्गर दे से, लेकिन बिल्कुल अभी 2 ही साल हैं, 2 साल का ही समय है, वो लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अ पावरफुल माइंड टू होल्ड आउट सो लॉन्ग, बड़ा शक्तिशाली दिमाग है उसका अपने आप पर इतने लंबे समय तक काबू पा लेने के लिए। ट्रू, बट देयर इज ग्रेट स्ट्रेंथ इन होप, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आशा के अंदर बहुत शक्ति होती है। नोइंग दैट इन 4 and 20 months टाइम यू विल बी आउट ऑफ योर बॉन्डेज, इस बात को जानते हुए कि 4 और 20 यानी 24 महीनों के समय में तुम अपने बंधन से मुक्त हो जाओगे, एंड एबल टू मेक अप फॉर ऑल यू हैव सफर्ड, और तुम उन हर चीज़ की, सब चीज़ों की भरपाई करने के योग्य हो जाओगे जिनको तुमने भुगता है, यानी कि वो सभी दुख जो तुमने भुगते हैं उन सब की भरपाई करने में सक्षम हो जाओगे। बाय पार्ट टेकिंग विदाउट स्टिंट, बिना किसी रोक टोक के। वाई इट कीप्स अ मैन नो डाउट, और यही चीज़ है जो एक इंसान को जिंदा रखती है या उसे हिम्मत देती है बिना किसी संदेह के। नो डाउट क्रिस्टोफर कोने, नो डाउट। तो वो जो पहला बूढ़ा है उसका नाम है क्रिस्टोफर कोने, कोई संदेह नहीं है क्रिस्टोफर कोने, कोई संदेह नहीं है। एंड मस्ट नीड सच रिफ्लेक्शन अ लोनली विडो मैन सेड लॉन्गवेज, और इसमें कोई संदेह नहीं है, और एक अकेले विधवा आदमी को, वैसे विधवा आदमी को विडो कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो विडो ही कह रहे हैं, और एक अकेले आदमी को इस तरह के विचारों की आवश्यकता होती है, लॉन्गवेज ने कहा। लॉन्गवेज दूसरा बूढ़ा है जो बाद में आया है, और क्रिस्टोफर कौन है, पहला बूढ़ा है। आई नेवर नोन्ड हर, मैं उसे कभी नहीं जानता, नहीं एक सेकेंड। When did he lose his wife? asked Elizabeth.
उसने अपनी पत्नी को कब खो दिया? जेन ने पूछा। आई नेवर नोन्ड हर, मैं उसे कभी नहीं जानता था। इट वॉज अफोर ही केम टू कैस्टरविज, ये कैस्टरविज आने से पहले की बात है। सोलोमन लॉन्गवेज रिप्लाइज विद टर्मिनेटिव एम्फेसिस। सोलोमन लॉन्गवेज ने काफ़ी एम्फेसिस करते हुए, यानी कि बहुत जोर देते हुए। टर्मिनेटिव का मतलब है कि ध्यान ना देना, आवश्यक ना लगना, और एम्फेसिस का मतलब है जोर देते हुए। तो इस तरह से कहा है कि उसको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसने बड़ा जोर भी दिया है इस बात के ऊपर, कि जवाब दिया है उसने कि काफ़ी पहले की बात है। एज इफ द फैक्ट ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ मिसिज हैंचर्ड, जैसे तो वो इस तथ्य को नज़रअंदाज कर रहा है कि मिसिज हैंचर्ड भी कोई होंगी, वह सफिशियंट टू डिप्राइव हर हिस्ट्री ऑफ ऑल इंटरेस्ट, जो कि उसके इतिहास के या उसकी अज्ञानता की रुचि है उसको वंचित करने के लिए काफ़ी सफिशियंट था। इस नज़रिए से कहा है उसने कि वो तो जानता नहीं है भाई मिसिज हैंचर्ड को, या उसकी जो पत्नी है उनको थोड़ी पता है सूजन है। तो माइकल हैंचर्ड है ना, तो हैंचर्ड की पत्नी मिसिज हैंचर्ड, मिस्टर हैंचर्ड और मिसिज हैंचर्ड, तो वो मिसिज हैंचर्ड को कभी नहीं जानता था। उसने नज़रअंदाज करने वाले तरीके से कहा था इस बात को, कि उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की, काफ़ी अवांछित भी है ये। बट आई नो दैट अस बैंडेड टी टोटलर, and that if any of his men be ever so little overtook by a drop, he is down upon them as stern as the Lord upon the jovial Jews। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि वो एक टी टोटलर है। टी टोटलर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्ण रूप से शराब का त्याग कर दिया हो। तो वो एक शराब का बंदी व्यक्ति है, यानी कि शराब का पूर्ण रूप से त्याग कर चुका है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस तरह की एक गहरी चोट लगती, इतना दर्द से भरा हुआ उसका जीवन होता, तो वो शराब की एक एक बूंद पर भी उस तरह से टूट पड़ता, जैसे कि ईश्वर जो हैं वो खुश मिजाज यहूदियों पर, जो भी का मतलब होता है खुश मिजाज या आनंदित जो यहूदी हैं उन पर टूट पड़ते। यानी कि यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि ईश्वर को यहूदियों का खुश होना वो नहीं है, लाजमी नहीं है, गवारा नहीं है। क्रिश्चियन होंगे ना ये तो सब। तो यही दिखाया है कि जैसे ईश्वर खुश होते यहूदियों पे टूट पड़ते हैं ना, उसी तरीके से ये आदमी भी शराब के ऊपर टूट पड़ना चाहिए था। लेकिन गजब कंट्रोल है इसका। हैज़ ही मैनी मैन देन, सेड एलिजाबेथ जेन। क्या उसके पास बहुत सारे आदमी हैं? जेन ने पूछा। मैनी मैन, my good maid, he is the powerfulest member of the town council and quite a principal man in the country round besides। मैंने बहुत सारे लोग क्यों? हे सभ्य महिला, वो इस टाउन की काउंसिल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, और काफी एक सिद्धांतवादी व्यक्ति भी है। प्रिंसिपल मैन, इस पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी में वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। नेवर अ बिग डीलिंग इन वीट वाले oats, hay, roots and such like, but Henchers got a hand in it। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, गेहूँ, जौ, जड़ें, घास, जई, बिना हैंचर्ड के हाथ डाले कभी भी इस तरह की चीज़ों का सौदा नहीं किया गया कास्टरविच के अंदर। आई एंड ही विल गो इनटू अदर थिंग्स टू, और अब वो दूसरी चीज़ों में भी अपना हाथ डाल रहा है, ट्राई कर रहा है नए बिजनेस। एंड दैट्स वेयर ही मेक्स हिज मिस्टेक, और यही जगह है जहाँ वो गलती कर रहा है। He worked his way up from nothing when he came here। वो कुछ भी नहीं था जब वो यहाँ आया था, और उस स्थान से वह जिस स्थान पर पहुँचा है। एंड नाउ ही इज ए पिलर ऑफ द टाउन, अब वो इस टाउन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नॉट बट वॉट ही हैज़ बीन शेकन अ लिटिल टू ईयर अबाउट दिस बैड कॉर्न ही हैड सप्लाइड इन हिज कॉन्ट्रैक्ट्स। आज से पहले तक तो ऐसा ही था, लेकिन इस बार उसके सम्मान को थोड़ा सा हिला दिया गया है, क्योंकि उसने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सभी को इस बार बैड कॉर्न बेच दिया। खराब कॉर्न जो है वो बेच दिया। आई हैव सीन द सनराइज ओवर डर्न ओवर मूव दीज 9 and 60 years। डर्न ओवर मूव एक गांव की जगह है, ऊंची जगह है, जैसे सभी शहरों में होती है एक ऊंची जगह जहाँ से अपन ये मानते हैं कि भाई
यहाँ से सूरज सबसे पहले दिखता है। जैसे जयपुर में नाहरगढ़ से मानते हैं लोग, तो वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं वही मॉर्निंग को, इसी तरीके से। तो कि वो बूढ़ा कह रहा है इस बात को कि मैंने 69 साल 69 ईयर्स बिताए हैं डन ओवर मूर के सन को उगते हुए देखते हुए, यानी कि 69 साल का हो गया है बुढ़ऊ। और यद्यपि मिस्टर हैंचार्ड ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, एंड दो मिस्टर हैंचार्ड हैज नेवर cursed मी अनफेयरली एवर सिंस आई हैव वर्कड फॉर इन। मिस्टर हैंचार्ड ने जब से मैं उनके लिए काम करने लगा हूँ तब से मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है। सीइंग आई बी बट ए लिटिल मैन, ये जानते हुए कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, तुच्छ आदमी हूँ, आई मस्ट से दैट आई हैव नेवर बिफोर टेस्टेड सच रफ ब्रेड एज हैज़ बीन मेड फ्रॉम हैंचर्स व्हीट लेटली। फिर भी उसके बावजूद भी मुझे इस बात को तो कहना ही पड़ेगा कि मैंने आज से पहले कभी भी इतनी रफ ब्रेड, इतनी घटिया ब्रेड नहीं चखी थी जो कि इस बार मिस्टर हैंचर्ड के गेहूं से बनने वाली ब्रेड आई है, वो चखी है। यानी कि इस बार बहुत ही घटिया ब्रेड आई है। तो हैंचर्ड का सम्मान जो है इस बार इस घटिया अनाज के सप्लाई से थोड़ा सा शेक हो गया है। It is that growed out that you could almost call it malt, and there is just at bottom of the loaf as thick as the sole of one's shoe। ये जो गेहूं उगा है इस बार, ये लगभग जौ के जैसा है। और जो इससे बनने वाली ब्रेड का लोफ है, जो बॉटम है ना उस लोफ का, यानी कि इस ब्रेड का जो तला है, लोफ का, लोफ होता है, आपने देखा होगा अपने यहाँ तो ब्रेड को टुकड़ों में काट काट कर जो पीसेस होते हैं वो मिलते हैं। लोफ होता है पूरा एक ब्रेड का टुकड़ा, लंबा चौड़ा, जैसे एक पैकेट के अंदर एक ही टुकड़ा, और अपने अपने हिसाब से उसको काट के यूज करते रहो उस तरह का। तो वो कह रहा है कि जितना घटिया ब्रेड का लोफ इस समय आया है उतना पहले कभी नहीं आया। अब ये लोफ जो है ये ऐसा लगता है जैसे किसी के जूते का सोल हो, इतना घटिया है ये लोफ। The band now struck up another melody, and by the time it was ended, the dinner was over, and speeches began to be made। अब जो अंदर रूम के अंदर जैसे ही डिनर खत्म हुआ और बातचीत शुरू हुई तो बैंड ने एक नई धुन बजाना शुरू कर दिया। द इवनिंग बीइंग calm and the windows still open, the orations could be distinctly heard। शांत जो है वो काफ़ी शाम काफ़ी शांत हो गई है, और खिड़कियां अभी भी खुली हैं, और अंदर के भाषण बाहर स्पष्ट सुने जा सकते हैं। Hanchard's voice arose above the rest. He was telling a story of his hay-dealing experiences, in which he had outwitted a sharper who had been bent upon outwitting him। हैंचर्ड की आवाज़ एकदम से ऊंची होती है, और वो एक कहानी सुना रहा है एक हे डीलिंग एक्सपीरियंस की, भूसे की डीलिंग करने की, जिसके अंदर उसने एक ऐसे चालाक आदमी को चूतिया बनाया था, जो चालाक आदमी हैंचर्ड को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। शार्पर का मतलब होता है बेवकूफ, जैसा कि मैंने अभी कहा था, बेवकूफी तो कहा था मैंने, है ना। और आउटविटेड का मतलब होता है बुद्धिमान। हा रिस्पॉन्डेड हिज ऑडियंस एट द अपशॉट ऑफ द स्टोरी। उसकी कहानी पे उसकी ऑडियंस ने हंसी व्यक्त की, हा, एंड हिलेरिटी वाज जनरेटेड इन न्यू वॉइस अरोज विद। और वो इतना जोर से हंस रहे थे, हिलेरिटी का मतलब है कि बहुत जोर से हंसना, बोलते हैं ना हिलेरियस, यानी कि जबरदस्त पेट फाड़ देने वाली हंसी। वो बहुत जोर से हंस रहे थे जब तक कि एक नई आवाज नहीं उठ खड़ी हुई। दिस इज ऑल वेरी वेल, ये सब तो ठीक है, बट हाउ अबाउट द बैड ब्रेड, लेकिन घटिया ब्रेड के बारे में अब क्या करें हम। It came from the lower end of the table, where there sat a group of minor tradesmen who, although part of the company, appeared to be a little below the social level of the others। ये टेबल के लोअर एंड निचले हिस्से से आई थी आवाज़, जहाँ पर छोटे टुच्चे व्यापारियों का एक समूह बैठा हुआ था। हालांकि ये कंपनी का हिस्सा था, लेकिन फिर भी ये छोटे लोग थे, और साथ ही साथ सामाजिक स्तर भी इनका दूसरों की तुलना में बहुत ही नीचा था। And who seemed to nourish a certain independence to opinion,
of opinion and carry on discussions not quite in harmony with those at the head। और निश्चित रूप से ये जो छोटे लोग हैं, ये एक निश्चित स्वतंत्र राय को बढ़ावा देते थे, लोगों के स्वतंत्र विचारधारा को मानते। अब कोई इनकी सुनता नहीं है तो अपनी एक राय बना देते हैं ना ये, और उसको स्वतंत्र राय कहने लग जाते हैं, तो उसको बढ़ावा देते थे। और उच्च दर्जे के जो लोग हैं, शीर्ष लोग हैं, उनके साथ कभी भी ये पूरी तरीके से सामंजस्य रखते हुए चर्चा नहीं करते थे। किस तरह से? जस्ट एज द वेस्ट एंड ऑफ द चर्च इज समटाइम्स persistently फाउंड टू सिंग आउट ऑफ टाइम एंड ट्यून विद द लीडिंग स्पिरिट्स इन द chancel। किस तरह से? अब ये एग्जाम्पल देखिए, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे जो चर्च होता है उसका पश्चिमी किनारा, जस्ट एज द वेस्ट एंड ऑफ चर्च की, जैसे चर्च का पश्चिमी किनारा इज समटाइम्स परसिस्टेंटली फाउंड टू सिंग आउट ऑफ टाइम एंड ट्यून, जो कि कभी कभी लगातार सतत रूप से गाना गाते हुए और धुन बजाते हुए सुना जा सकता है। द लीडिंग स्पिरिट्स इन द चैंसर, किन किन के साथ में? वो आगे बढ़ते हुए लोग, वो प्रमुख आत्माएं, आगे बढ़ते हुए लोग, जो कि कहाँ हैं? चैंसर में। अब देखिए चैंसर क्या होता है? चैंसर ही इस वेस्ट एंड का बिल्कुल कॉन्ट्रेरी वर्ड है। चैंसर होता है चर्च के ईस्ट साइड में बनाया जाने वाला एक मंच जैसा, जहाँ पर मुख्य लोग या पादरी वगैरह खड़े होकर के अपना भाषण देते हैं, जहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं प्रमुख धार्मिक ओकेजन्स पर। तो ये जो नीचे जो निचले लोग हैं, टुच्चे लोग हैं, ये तो वेस्ट एंड हो गए, और ये सभी ऊंचे दर्जे के लोग हो गए स्पिरिट्स इन द चैंसर। तो ये बिल्कुल इस तरह का अपोजिट है। ठीक है। दिस इंटरप्रिटेशन अबाउट द बैड बेड अफोर्डेड इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन टू द लॉन्गर्स आउटसाइड। तो इस घटिया बेड के बारे में बीच की जो अभी टोका टाकी की है उस आदमी ने, उसने बाहर खड़े हुए लोगों के बीच में एक जबरदस्त संतुष्टि, इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन यानी कि असीम संतुष्टि का प्रदान किया है। बाहर के लोग खुश हो गए कि चलो अब मैं हमारे मुद्दे पे बात हुई। Several of whom were in the mood which finds it pleasure in others' discomfiture। और उन बाहर खड़े हुए लोगों में से बहुत सारे तो इस मूड में थे जिनको दूसरे लोगों की परेशानी में आनंद लेने में बड़ा मजा आता है। एंड hence they echoed pretty freely, hey how about the bad bread Mr. Mayor। और इसी तरह इसीलिए उनमें से कुछ लोग बड़े आज़ादी से जोर से बोलने लगे कि हे, बैड ब्रेड का क्या हुआ मिस्टर मेयर। बाहर खड़े हुए लोग कह रहे हैं इस बात को, खिड़की से देख रहे हैं जो। Moreover, feeling none of the restraints of those who shared the feast, they could afford to add, you rather ought to tell the story of that, sir। और उसमें जो दावत में भाग लेने वाले लोग हैं, जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, वो इस बात का जवाब देने को कोई बाध्यता नहीं समझते हैं। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं इस बात को कोई जवाब देना मेयर साहब आपको ज़रूरी नहीं है, आप तो अपनी कहानी सुनाना जारी रखो। ठीक है। द इंटरप्शन वॉज सफिशियंट टू कंपेल द मेयर टू नोटिस इट। लेकिन अब वो तो कह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये व्यवधान जो हुआ है, ये इंटरप्शन जो हुआ है, इसने मेयर को ये बैड बैड की ओर ध्यान देने के लिए आकर्षित तो किया ही है। Well, I admit that the wheat turned out badly, he said, but I was taken in buying it as much as the bakers who bought it of me। ठीक है, मैं मानता हूँ कि गेहूं खराब निकला है, हैंचर ने कहा है, लेकिन इस गेहूं की डीलिंग में, इस गेहूं को खरीदने में मैं उतना ही बहक गया था जितना कि इसको खरीदने वाले बेकर्स मेरे से खरीदते टाइम बहक गए थे। दोनों ही बहक गए। हैंचर ने गेहूं बेचने वाले से खरीदा तो वो बहक गया था, और बेकर्स ने हैंचर से खरीदा है वो बहक गए थे। एंड द पुअर folk who had to eat it whether or no, said the inharmonious man outside the window। और वे गरीब लोग जिनको इसे खाना ही था, चाहे या फिर वो ना खाएं, या तो वो इस चीज को खाएं या फिर ना खाएं, उनकी तो मजबूरी है ना खाना। उस आदमी ने कहा जो कि बाहर खड़ा हुआ था और काफी इनहार्मोनियस सी आवाज में, यानी कि कर्कश आवाज में, व्यंग्यात्मक आवाज में, बेसुरी सी आवाज में। हैंचर्ड्स फेस डार्कन्ड, हैंचर्ड का फेस डार्क हो गया गुस्से से। देयर वाज टेम्पर अंडर द थिन ब्लैंड सरफेस। उसकी जो उसका जो चेहरा है उसके अंदर एक नरम सा, एक थिन सा गुस्सा था। द टेम्पर विच आर्टिफिशियली
इंटेंसिफाइड, एक गुस्सा जो कि कृत्रिम रूप से और भी इंटेंसिफाइड हो गया था, गहन हो गया था। हैड banished a wife nearly a score of years before, जो कि तब उस समय त्याग दिया था एंचर ने। वो बड़ा गुस्सा आज उसके चेहरे पे आ गया है, जो गुस्सा उसने तब त्याग दिया था जब जो उसने बहुत समय पहले अपनी बीवी का त्याग करने के बाद त्यागा था। बीवी को खो देने के बाद में त्यागा था, या बीवी का वो जो गलती थी उस समय जो उसने की थी, और उसके बाद उसके अगले दिन उसने पश्चाताप के तौर पर शराब छोड़ी थी, अपना गुस्सा त्यागा था। वो वाला गुस्सा आज इन्होंने इसको दिला दिया है। यू मस्ट मेक अलाउंस फॉर द एक्सीडेंट्स ऑफ अ लार्ज बिजनेस, ही सेड। तो अब हैंचर्ड कह रहा है कि बड़े बड़े व्यवसाय जो हैं उनमें होने वाली दुर्घटनाओं के लिए आप लोगों को छूट देनी चाहिए। You must bear in mind that the weather just at the harvest of that corn was worse than we have known it for years. आपको ये बात का पता होना चाहिए कि जो मकई की फसल के समय मौसम इतना खराब था जितना पहले कई वर्षों से नहीं हुआ है। However, I have mended my arrangements on account of it. हालांकि मैंने कोशिश की है, या मैंने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार तो किया है। Since I have found my business too large to be well looked after by myself alone, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस मेरे अकेले के द्वारा नियंत्रित किए जाने की वजह के लिए काफ़ी बड़ा हो गया है। आई हैव एडवर्टाइज्ड फॉर ए थोरो गुड मैन एज मैनेजर ऑफ द कॉर्न डिपार्टमेंट। मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, मैंने विज्ञापन दिया है एक अच्छे मैनेजर के लिए कॉर्न डिपार्टमेंट का, यानी कि कॉर्न डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छे मैनेजर का एडवर्टाइजमेंट दिया है उसने। When I have got him, you will find these mistakes will no longer occur. और जब मुझे मेरा मैनेजर मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि इस तरह की गलतियां तब नहीं होंगी। मैटर्स विल बी बेटर लुक्ड इनटू। उस समय सारे मामलों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। बट वाट आर यू गोइंग टू डू टू रीपे अस फॉर द पास्ट। लेकिन अब जो हो गया, तो आप उसके संबंध में क्या करने वाले हैं? क्या आप हमको रीपे करने वाले हैं, दोबारा भुगतान करने वाले हैं उसका? इंक्वायर्ड द मैन हु हैड बिफोर स्पोकन। उसी आदमी ने पूछा जिसने पहले पूछा था। एंड हु सीम्ड टू बी ए बेकर और मिलर, और जो कि एक बेकर या फिर एक मिल का मालिक जैसा लग रहा था। विल यू रिप्लेस द ग्राउंड फ्लोर वी हैव स्टिल गॉट बाय साउंड ग्रेन। क्या आप हमारे पास बचे हुए और उस घटिया आटे की जगह अच्छे अनाज का आटा दे देंगे? Henchard's face become still more stern at these interruptions, and he drank from his tumbler of water as if to calm himself for gain time. तो बार बार ये जो इंटरप्शंस हो रहे हैं, जो रुकावट हो रही है बातचीत में, इन सब चीज़ों से हैंचर्ड का चेहरा और भी सख्त हो गया है, और उसने अपने गिलास से पानी पिया है ताकि वो खुद को शांत रख सके और सोचने के लिए कुछ समय निकाल सके। इंस्टेड ऑफ वूश शेफिंग अ डायरेक्ट रिप्लाई, एक डायरेक्ट रिप्लाई देने के बजाय वूश शेफिंग का मतलब होता है एक शांतिपूर्वक या संतुष्टिजनक रिप्लाई देने की बजाय उसने ही स्टिफली ऑब्जर्व, उसने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया है। देखिए वूश शेफिंग जो है ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखने में काफी, देखने में क्या काफी, इस नोवेल के अलावा आपको ये शब्द कहीं दिखेगा ही नहीं। मैंने भी इसी नोवेल में पहली बार पढ़ा है ये शब्द। ठीक है, तो वही है, सब जब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो आप भी कुछ सीखते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। जो ये समझता है कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। जो ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है, तो कोई नहीं है इस दुनिया में से सब कुछ आता है। तो वूश शेफिंग का मतलब होता है कि किसी भी उत्तेजित बात के जवाब में बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देना। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपकी बाइक टकरा गई किसी से या गाड़ी टकरा गई, और लड़ाई होने वाली है, तो आदमी सामने वाला बाइक से उतरता है और कहता है आपसे, आपकी गुद्दी पकड़ के, कि तूने मेरी बाइक से बाइक भिड़ा दी, मैं तेरी घड़ी बना दूंगा। लेकिन आप काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और आप काफ़ी ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं कि भाई घड़ी बना देगा? कैसे घड़ी बना देगा? मैं क्या कोई कपड़ा हूँ क्या? मैं रुमाल हूँ क्या? पैंट शर्ट हूँ क्या जो तुम्हें घड़ी बना देगा? ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो आपने जवाब दिया है, इसको बोलते हैं वूश सेफिंग करना, यानी कि किसी भी उत्तेजित बात के प्रति बड़ा शांति से जवाब देना।
और वो काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व कर करा के उसने एक बड़ा ही कुटिलता पूर्वक, या फिर एक जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है। इफ एनीबडी विल टेल मी हाउ टू टर्न grown wheat into wholesome wheat, I will take it back with pleasure, but it can't be done। कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता दे कि जो उगाया गया गेहूं है, उग चुका जो गेहूं है, उसे पौष्टिक गेहूं में किस तरह से बदला जाए, तो मैं बड़े खुशी से इस बात को वापस ले लूंगा, इस गेहूं को वापस ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही है। Henchard was not to be drawn again. Having said this, he sat down। और हैंचर्ड को साफ फिर से डिस्टर्ब नहीं किया उन लोगों ने, और ये कहकर हैंचर्ड जो है अपनी जगह पर वापस बैठ गया। इसी के साथ अपना चैप्टर 5 खत्म होता है। मिलते हैं चैप्टर 6 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।